नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम देखते हैं इंग्लिश के कुछ जो वाक्य हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या फिर जो करेक्शन है इसमें ऑप्शनल है, वो हमें देखना है। तो पहला हमारा वाक्य इसमें दिया गया है, ही इज़ स्टैंडिंग डैश डेविड एंड रॉबिन। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना चाहिए। तो डेविड एंड रॉबिन जो दो वहाँ पे सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या बिटवीन होगा, क्या एमोंग होगा, क्या बिटवीन एमोंग दोनों ही होगा, या कोई भी नहीं होगा। तो जब भी हम बात करें प्रेपोजिशन हमारे पास है बिटवीन और एमोंग। तो बिटवीन का प्रयोग हम जब करते हैं जब वाक्य में पीछे सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे जब दो व्यक्तियों की बात करेंगे तो वहाँ पे बिटवीन आता है, और दो से अधिक की बात करेंगे वहाँ एमोंग का प्रयोग करते हैं। तो बिटवीन के बाद दो व्यक्ति प्रयोग करते हैं और दो से अधिक होने पर एमोंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो इसका हो जाएगा ए। तो ही इज़ स्टैंडिंग बिटवीन डेविड एंड रॉबिन। नेक्स्ट अब देखते हैं, ही जम्प्ड द पूल। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं, क्या इन होगा, एट होगा, विद होगा, इनटू होगा। तो जब भी हम बात करें जब किसी एक स्थान से अगले स्थान की तरफ पहुँच रहे हैं तो ऐसी मूवमेंट में गति होने पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो कोई व्यक्ति है जो तालाब में कूदा, तो पहले तालाब में नहीं था, अब वो तालाब में पहुंच गया है। तो जब भी मूवमेंट की बात करें, गति सूचक की बात करें, तो वहाँ पे मैं की स्पेलिंग जो होती है वो इनटू का प्रयोग करते हैं। उसका दूसरे का राइट आंसर है यहाँ पे इनटू। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही डाइड कैंसर। जब भी डाइड आए, अफ्रेड आए, फॉन्ड आए, अवेयर ऑफ, विवेयर, तो इसमें हमें प्रेपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ओ एफ जो ऑफ है वो यहाँ प्रयोग करते हैं। तो ही डाइड ऑफ कैंसर। तो ओ डबल एफ जो यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन, तो ओ डबल एफ का जब प्रयोग करते हैं जब किसी सरफेस से अलग होते हैं, और बाई का प्रयोग करते हैं किसी वाहन से आने जाने में प्रयोग करते हैं कि वह कार से गया, वह साइकिल से गया। तो इस तरह वहाँ करते हैं। और विद का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई हम कार्य कर रहे हैं और कार्य करते समय यंत्र है और छू रहा है, टच कर रहा है, तो वहाँ पे हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ राइटिंग विद पेन, वह पेन से लिख रहा है। उसने चाकू से उंगली काटी। तो जब चाकू और उंगली छुए तभी तो उंगली कटती है, जब पेन को छुआ गया तभी हम पेन से लिख सकते हो। जब भी कोई यंत्र से कार्य कर रहे हैं और कार्य करते समय यंत्र वो छू रहा है तो वहाँ पे हम विद का प्रयोग करते हैं। तो इसका तीसरे का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, द थीप जम्प्ड डैश द रूफ। तो चोर छत से कूदा। तो इसमें जब भी अलग होते हैं, किसी सरफेस से अलग हो रहे हैं, छत से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के लिए हमारा ऑप्शन रहेगा अपने आप में ए। तो द थीप जम्प्ड ओ डबल एफ ऑफ द रूफ, चोर छत से कूदा। नेक्स्ट हमारा है, सुमित इज सफरिंग डैश कैंसर। तो SUMIT सुमित इज सफरिंग डैश कैंसर। जब भी बात है सफरिंग, तो सफरिंग के बाद हम करते हैं फ्रॉम, और जब भी डाइट की बात आएगी वहाँ पे ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सुमित इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। जब भी बीमारी से पीड़ित हैं तो वहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं, और लेकिन बीमारी से ख़त्म हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर OF ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है पाँचवें का ए। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, अमित एंड नमन लाइक। तो हम बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, परस्परवाचक सर्वनाम जो हैं वो हैं ईच अदर और वन एंड अदर। तो जब भी हम बात करें दो व्यक्तियों की, तो दो व्यक्ति होने पर, दो सब्जेक्ट्स होने पर वहाँ पे हमें ईच अदर का प्रयोग करना होता है। और दो से अगर अधिक की बात होती है कि रमन, अमित एंड नमन, तो वहाँ पे हम लगाते हैं वन एंड अदर। अभी यहाँ पे केवल दो सब्जेक्ट हमारे पास हैं, दो की बात कर रहे हैं, अमित एंड नमन। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, तो हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें तो वहाँ पे ईच अदर का प्रयोग करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है छठे का ए, अमित एंड नमन लाइक ईच अदर। नेक्स्ट हम बात करें विच वन इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से मतलब है भाववाचक संज्ञा। तो ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो अपने आप में कहलाती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या इसका राइट आंसर ब्यूटी है, क्या ऑनेस्टी है, क्या पॉवर्टी है, या फिर ऑल ऑफ दीज सभी हैं। तो ब्यूटी मीन्स सुंदरता, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये सभी अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन्हें हम केवल फील करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, रजत एंड सोहन इज़ डूइंग। यहाँ पे मैं पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। पजेसिव एडजेक्टिव देखें क्या भरना है। तो जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनमें अपने की स्पेलिंग वो हमेशा आएगी THEIR, देयर। तो रजत एंड सोहन इज़ डूइंग देयर वर्क।
अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे कहीं प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन होने पर नियम हमारा अलग रहेगा। तो जब भी दो नाम कहीं एंड से जुड़े हों, तो दो नाम हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं और इसमें अगर बात करें अपने की स्पेलिंग तो यहाँ पे आएगा THEIR देयर। वैसे ही के साथ हिज, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, वन के साथ वंस, आई के साथ माई, इस तरह का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो नाउन हमारे जो दिए गए हैं दोनों ही अपने आप में प्रॉपर नाउन है, तो इनके साथ में हम देखेंगे अपने की स्पेलिंग आएगी देयर, THEIR। नेक्स्ट हमारा है विच वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इतने सेल्फ वाले शब्द हैं वो सब अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, माई सेल्फ। नेक्स्ट हम देखें रोहित इज़ मोर वाइजर देन मी। तो इसमें हमें एरर तलाश करना है। तो हमें पता है जिस वाक्य में देन लगा हो तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं कंपैरेटिव डिग्री है, और देन जो है उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है मी, तो ऑब्जेक्ट नहीं उसमें सब्जेक्ट प्रयोग होना चाहिए। और वाइजर में ER लगा हुआ है तो हमें मोर की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो रोहित इज़ वाइजर देन आई, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका हम देखें एरर इसमें क्या आ रहा है। इसमें पहली बात मोर नहीं आना चाहिए और देन के बाद मी नहीं आएगा, यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे। तो मोर और जो मी है ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। उसका 10वें का राइट आंसर हो गया सी। तो मोर और मी इसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात देखें क्या होना चाहिए, तो रोहित इज़ वाइजर देन आई, इस तरह इसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखें सी इज़ सीनियर देन यू। तो जब भी सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रीफर ऐसा शब्द आते हैं तो इनके तुरंत बाद हमें देन का प्रयोग कभी नहीं करना होता है। यहाँ पे हमेशा हम क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो ही इज़ सीनियर देन यू। इसमें एरर की बात करें तो यहाँ पे यू देन सीनियर एरर। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो देन ऑप्शन है ये अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर के बाद देन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पे टू का प्रयोग होता है। तो 11वें का राइट आंसर हो गया है बी। अगर कहें इसे करेक्ट क्या होगा तो करेक्ट हो जाएगा इसका सी इज़ सीनियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं आई डिड माई वर्क। तो आई के साथ अपने की स्पेलिंग जो है वो माई आती है, लेकिन यहाँ बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ और वी के साथ अवर सेल्फ आता है। तो यहाँ का राइट आंसर जो हो जाएगा सब्जेक्ट को देखते हुए वो हो जाएगा यहाँ पे माई सेल्फ। तो आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, तो आई के साथ यहाँ पे हम माई सेल्फ का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिस चेयर इज़ दिस चेयर इज हिज, दैट चेयर इज़। तो यहाँ पे जो हिज लिखा है ये अपने आप में है पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ भी हमें पजेसिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ हो जाएगा 13वें का राइट आंसर डी, माइन। तो जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं प्रोनाउन आता है पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें संबंध दिखाने की बात करते हैं। तो ये अपने आप में प्रोनाउंस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट चेयर इज़ माइन। तो प्रोनाउन वाली वीडियोस को आप देखें और उसमें समझें ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। इसका फिलहाल राइट आंसर है 13 का डी, माइन। नेक्स्ट देखें विच वन इज़ आइलेटिव कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन का मतलब है ज्वाइनिंग करने वाले शब्द, जोड़ने वाले शब्द। तो कंजक्शन मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं दो प्रकार के, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग भी अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं, आइलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, कॉमुलेटिव। तो आइलेटिव की बात करते हैं तो आइलेटिव में सो आता है, फॉर भी आता है, देयरफॉर भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने आप में ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी तीनों लिखे हैं वो आइलेटिव कंजक्शन में ही आते हैं। नेक्स्ट देखें हम विच सेंटेंस हैज़ ट्रांसिटिव वर्ब। तो किस वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब है ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता हो। तो जिसमें क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता हो वो अपने आप में कहलाएगी ट्रांसिटिव वर्ब। तो यहाँ पे देखें रोट लिखा हुआ है, तो लिखने का जो कार्य है वो क्या लिख रहे हैं, उससे एपिक लिख रहे हैं, महाकाव्य लिख रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब है। अगला है विच सेंटेंस हैज़ इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब है ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ रहा हो, जिसका इफेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट से उसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी क्रिया कहलाती है अपने आप में इंट्रांसिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आई स्लीप एवरी डे, ये अपने आप में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कम विद मी एंड विजिट द ताज। तो इस वाक्य को पहचाना है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को हम 3 भागों में बांटते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखा जहाँ भी एंड लग जाए
और एंड वाला वाक्य जो है अपने आप में कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। एंड हो जाए, FOR फॉर हो जाए कंजक्शन, और यहाँ पे यट लग जाए, अगर बट लग जाए, सो लग जाए, तो ऐसे कंजक्शन जिसमें एंड बट यट सो लगा हो वो अपने आप में कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। तो 17वें का राइट आंसर हो गया हमारा बी, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें एक घटना को या एक क्रिया को बताते हैं, सिंपल सेंटेंस है। पर यहाँ पे जो 17वें का राइट आंसर है वो आएगा बी, कंपाउंड, बी ऑप्शन नंबर, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। तो इफ़ डेविड डैश द मैच आई सेल नॉट गो, तो कंडीशनल सेंटेंस है, तो हमें पता है यहाँ पे दूसरे वाक्य में सेल का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब पहला वाक्य हमारा बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेज। तो इफ़ डेविड प्लेज द मैच कोमा आई सेल नॉट गो, तो जब भी दूसरे वाक्य में सेल आएगा तो इफ़ वाला जो क्लॉज है, इफ़ वाला वाक्य है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही हमें बनाना पड़ता है। अगला लिखा है भोगांव इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाउन्स। यहाँ पे बात करें डिग्री किस में है, तो जब भी सो एज वाक्य में आता है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है। जहाँ देन आ जाए THAN, वो कहीं ना कहीं कंपरेटिव होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद द या फिर वन ऑफ द आके एडजेक्टिव में EST लगा होता है, तो अपने आप में वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने आप में ऑप्शन नंबर सी, ये वाक्य जो है सुपरलेटिव डिग्री में है। नेक्स्ट देखते हैं। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज़ इनवाइटेड, इसमें हमें एरर की तलाश करना है। तो हमें पता है पुलिस, पब्लिक, पीपल, पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, ये अपने आप में हमेशा बहुवचन ही होते हैं। तो इसमें बहुवचन के साथ यहाँ पे जो इज़ लगा है वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर इसका जो है वो इज़, इसमें एरर है, यही गलती है। इसका राइट आंसर रहेगा द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर इनवाइटेड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसका 20वें का जो राइट आंसर है वो इसका है बी, इज। तो इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे आर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ईच सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। हमें पता है क्या क्या होता है, क्या सब्जेक्ट, टेंस, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम होता है। तो हमने सबसे लास्ट लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट, टेंस, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। ये हर वाक्य का फॉर्मूला है, नियम है, सूत्र है। तो सिंपल वाक्य को बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, टेंस लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। ये हम हर वाक्य को सिंपल बनाने के लिए हिंदी से इंग्लिश करते हैं, उसका क्रम ये रहता है हमारा। लेकिन हम यहाँ पे बात करें प्रत्येक वाक्य के भाग कितने होते हैं, पार्ट्स कितने होते हैं। पार्ट्स की बात है, प्रत्येक वाक्य है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये प्रत्येक वाक्य के, प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। और जो हमारा डी वाला लिखा हुआ है, ये अपने आप में बात करें तो वाक्य का जो क्रम होता है सेंटेंस बनाने के लिए, जो हमारा क्रम होता है असर्टिव का, वो क्रम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 20वें का नहीं, 21वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।